प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम जो आयंस के नियम के अंतर्गत धनायन से संबंधित कारकों का हम अध्ययन कर रहे थे, उसी को हम आगे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने धनायन से संबंधित दो कारकों का हमने अध्ययन कर लिया था। पहला तो ये था कि किस प्रकार से आकार में परिवर्तन और आवेश में परिवर्तन से धनायन की द्रवण क्षमता परिवर्तित होती है, और द्रवण क्षमता परिवर्तन से जो बंध में सैसरो द्रव्यकण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। उसी क्रम में हम अगले बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि जब हम धनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आभासी अक्रिय गैस विन्यास के समान या फिर हम अक्रिय गैस के विन्यास के समान जब हम धनायनों को चूज करते हैं तो किस प्रकार के जो धनायन है उनकी द्रवण क्षमता अधिक होती है और किस प्रकार के जो धनायन है उनकी द्रवण क्षमता कम होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है आभासी अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन की या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम एक तो अक्रिय गैस के समतुल्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक आभासी अक्रिय गैस विन्यास युक्त धनायन, इनकी हम बात करते हैं। अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन, ओके। अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन देखिए, ये तो सोडियम है, इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सारे क्या हैं अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन है। दूसरी तरफ हम आभासी अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन की बात करते हैं, जैसे कॉपर प्लस है, सिल्वर है, ओके, पैलेडियम है, या इस तरीके की जो है मरकरी है, वो सारे क्या है आभासी अक्रिय गैस विन्यास युक्त Hg2+, ओके। ये सारे आभासी अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन हैं। तो इन दोनों की द्रवण क्षमता का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो आभासी अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन हैं उनकी द्रवण क्षमता अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायनों की तुलना में अधिक होती है। और अधिक क्यों होती है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने ये कहा है कि ये जो धनायन है जिनका विन्यास आभासी अक्रिय गैस विन्यास के समान है उनकी द्रवण क्षमता अधिक है। और क्यों है अधिक, इस पे हम डिस्कस करते हैं क्यों। तो देखिए विद्यार्थियों, आभासी अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायनों में क्या होता है N-1 D टैन विन्यास होता है, यानी जो D कक्षक है उसमें टैन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो अक्रिय गैस विन्यास वाले हैं उसमें ये जो p ऑर्बिटल है ns और np जो ऑर्बिटल है वो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो आउटर मोस्ट जो सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो d ऑर्बिटल है d सेल है जो कि M-1 है, जो पेनल्टीमेट सेल है वो कंप्लीट रूप से भरा हुआ होता है। तो अब हम द्रवण क्षमता की बात करते हैं। तो जो आभासी अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल्स में होने की वजह से क्या होता है, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग प्रभाव है वो कम होता है। तो इस प्रकार के धनायनों को जब हम किसी
ऋणायनिक स्पीसीज के पास में लेकर के आते हैं या किसी ऋणायन के समीप लेकर के जाते हैं तो नाभिक का जो पेनिट्रेशन पावर है, या जो हम ये कहें कि नाभिक का जो दूसरे जो ऋणायन है उसके इलेक्ट्रॉनिक अभ्वर को आकर्षित करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो कम हो पाता है। ओके, लेकिन इसके केस में देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NS और NP ऑर्बिटल में हैं, और NS और NP ऑर्बिटल्स का जो शिल्डिंग प्रभाव है, यानी बाह्यतम कोश के ऑर्बिटल्स पर नाभिक का लगने वाला आकर्षण बल है उसको ये कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा जो ऋणायन है उसको जब हम इस अक्रिय गैस विन्यास वाले ऋणायन के समीप लेकर के आते हैं तो क्या होता है, उसको ये कम ध्रुवित कर पाता है। ये बात क्लियर हो गई। अक्रिय गैस विन्यास वाले धनायनों की ध्रुवण क्षमता आभासी अक्रिय गैस विन्यास धनायनों की तुलना में कम क्यों होती है। अब हम बात कर लेते हैं NaCl और CuCl, दो क्लोराइड है, क्यूप्रस क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम क्लोराइड में आयनिक गुण ज्यादा होंगे और क्यूप्रस क्लोराइड में सैचुरेशन गुण ज्यादा होंगे। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का ज्यादा आएगा, क्यूप्रस क्लोराइड का कम आएगा, क्योंकि हम जानते हैं आयनिक जो कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तुलना में अधिक होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसी बंध में आयनिक और सैचुरेटेड गुणों को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट देखिए, ये तो थे धनायन से संबंधित कारक। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं ऋणायन से संबंधित कारक। ऋणायन से संबंधित कारक, तो देखिए वही हम बात करेंगे हमारे ऋणायन का आकार। ऋणायन का आकार देखिए, अगर हम धनायन कांस्टेंट रखते हैं, जैसे सपोज करिए हम सोडियम धनायन लेते हैं और इसके साथ में हम जैसे क्लोराइड जोड़ते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो देखिए यहाँ पे जो ऋणायन है उसका आकार कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आकार है वो ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है। और जब आकार बढ़ता है ऋणायन का तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब हम ऋणायन का आकार में वृद्धि करते हैं तो नाभिक और जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मध्य दूरी बढ़ती है। तो जब दूरी बढ़ती है तो क्या होता है, नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को कम आकर्षित कर पाता है। ऐसी स्थिति में जब हम इस ऋणायन के पास में कोई धनायन लेकर के आते हैं तो जो लूजली बाउंडेड बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस धनायन के द्वारा धनायन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और जो उसका ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक अभ्र है वो ध्रुवित होने लगता है। ओके, तो देखिए आकार इस तरीके से बढ़ रहा है तो क्या होगा, सैचुरेटेड गुण भी इस प्रकार से, सैचुरेटेड गुणों में भी सैचुरेटेड गुण भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेंगे। और अगर हम इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सोडियम क्लोराइड का होगा, सोडियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से ऋणायन के आकार परिवर्तन से जो यौगिक हैं उनमें सैचुरेटेड गुण परिवर्तित होते हैं। अगला देखिए दूसरा पॉइंट, ऋणायन पर आवेश। अभी हमने आकार दिया था, अब हम आवेश की बात कर लेते हैं।
तो देखिए ऋणायन पर जब हम आवेश की मात्रा में अभिवृद्धि करते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऋणायन के बाह्यतम कोष में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते जा रहे हैं। जब ऋणायन के बाह्यतम कोष में हम जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा तो उसका साइज बढ़ जाता है, और जब इस प्रकार के ऋणायन को धनायन के समीप लेकर के जाते हैं तो उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो अधिक होने के कारण वो ज़्यादा ध्रुवित होगा, और ज़्यादा ध्रुवित होने की वजह से वो बंध में सहसंयोजक के गुणों में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम 3 ऋणायन हम ले रहे हैं, एक तो है फ्लोरो है, एक है ऑक्सो है, और इसके अलावा एक है N3-। तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है। देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और इसमें भी 10 है। तो लेकिन तीनों में क्या है, आवेश की मात्रा अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे आवेश 3- है, तो 3- होने की वजह से ये सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुणों वाला कंपाउंड होगा, और ये आयनिक गुणों वाला कंपाउंड होगा। ओके, तो इसके जो भी हम कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें आवेश के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा जो ऋणायन है वो ज्यादा ध्रुवित होगा, कौन सा जो ऋणायन है वो कम ध्रुवित होगा। ओके, तो इस प्रकार से आज के हम इस वीडियोज में हमने जो आयंस के नियम हैं उनके बारे में बात की है, यानी जो धनायन और ऋणायन की जो ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता है वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। और आज का जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।